दोस्तों नमस्कार। आप लोग कैसे हैं? अच्छे हैं। आइए आज हम लोग पाचन तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आप लोगों से ये कहना है कि आप लोग किसी भी कॉम्पिटिटिव परीक्षा का तैयारी कर रहे हैं तो जो पढ़ रहे हैं उस पर फोकस करिए। रिमेंबर रिकॉल, यानी जो पढ़ रहे हैं, जो याद हो जा रहा है, उसको फिर 2-4 घंटे के बाद, 1-2 दिन के बाद रिकॉल भी करते रहिए, तब वो भूलेगा नहीं। एक बार पढ़ के छोड़ देंगे तो धीरे धीरे भूल जाएगा। तो 2 दिन 3 दिन के अंतराल पर बार बार उसको देखते रहिए। इस प्रकार से वो आपके दिमाग में फीड हो जाएगा और कभी नहीं भूलेगा। तो आइए आज हम देखते हैं पाचन तंत्र। पाचन किसे कहते हैं? जो भोजन हम ग्रहण करते हैं, हमारे शरीर को चलाने के लिए हम अपने शरीर से जो काम लेते हैं, तो हमारे शरीर को काम करने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? ऊर्जा की। और वह ऊर्जा हमको कहां मिलता है? भोजन से। तो जो हम भोजन करते हैं, तो भोजन में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज, लवण आदि जो लेते हैं वो बड़े बड़े अणुओं में होता है। तो हमारे शरीर जल के साथ संयोग करके उसको छोटे छोटे अणुओं में बदल देते हैं। और जब छोटे छोटे अणुओं में बदल देते हैं तो उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं और उसी को हम पाचन कहते हैं। और पाचन के क्रिया में जो जो अंग काम करते हैं वो सारे अंगों को मिला करके तंत्र बोलते हैं, जिसको अंग्रेजी में सिस्टम कहते हैं। तो यही आज हम लोगों का विषय है, पाचन तंत्र। यानी पाचन की क्रिया हमारे शरीर में कैसे संपन्न होती है, आइए हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? भोजन ग्रहण करते हैं। क्या करते हैं? भोजन ग्रहण करते हैं। उसके बाद उस भोजन का पाचन होता है। पाचन के बाद अवशोषण होता है। अवशोषण के बाद स्वांगीकरण होता है और स्वांगीकरण के बाद बहिष्करण होता है। यानी जो भोजन हम मुख द्वारा करते हैं वह भोजन सरक करके हमारे पेट में आता है, पेट से छोटी आंत में आता है, छोटी आंत से बड़ी आंत में आता है और बड़ी आंत से बाहर निकल जाता है। कहने का मतलब यह है, मुख से गुदा द्वार तक एक ही रास्ता है। भोजन सरकते हुए सरकते हुए सरकते हुए ऐसे चलता है। बीच बीच में भोजन के साथ क्या प्रक्रियाएं होती हैं और कैसे पाचन क्रिया हमारा संपन्न होता है, तो आज हम लोग इसी पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं मुख कहिए, माउथ कहिए, मुख गुहा कहिए, सब यही है। तो भोजन हमारा सबसे पहले कहां आता है? मुख गुहा में। और सबसे पहला काम किसका होता है? दांत का। दांत क्या काम करते हैं? भोजन को कुटाई पिसाई करते हैं। भोजन की कुटाई पिसाई करते हैं और कुट पीस करके उनको छोटे कणों में बदल देते हैं। अब आइए थोड़ा सा हम दांत के बारे में देख लेते हैं। जो दांत हमारा होता है वो उम्र के आधार पर देखा जाए
तो दो तरह का होता है। एक होता है दूध का दांत और एक होता है अस्थाई दांत। ठीक, तो जो दूध का दांत होता है उसको मिल्की टीथ यानी द्विवार दंती बोलते हैं, अंग्रेजी में जिसको डाइफाइकोडोंट बोलते हैं, और जो परमानेंट दांत होता है उसको मोनोफाइकोडोंट बोलते हैं। संख्या में जो दूध वाला दांत होता है जो आने के कुछ दिन के बाद गिर जाता है, संख्या में वह 20 होता है और परमानेंट दांत 12 होता है, और कुल मिलाकर के 32 होते हैं, यानी 16 नीचे 16 ऊपर, कुल मिलाकर के 32 दांत। यहां देखिए, यहां फिगर में देखिए, फिगर में अब दांतों का प्रकार दिया हुआ है। अब हम देखेंगे दांतों का प्रकार। दांत कितने प्रकार के, बनावट के आधार पर दांत कितने प्रकार के होते हैं। आगे के जो 4 दांत होते हैं, 4 दांत, आगे के जो 4 दांत होते हैं उनको क्या कहते हैं? कृंतक। कृंतक यानी उतरने वाले, काटने वाले। एक क्या काम करते हैं? काटते हैं। और कृंतक के बाद एक दांत इस साइड में, एक दांत उस साइड में, यानी एक दांत लेफ्ट में, एक दांत राइट में, 2 दांत ऊपर, 2 दांत नीचे। इनका काम क्या है और इनका नाम क्या है? रदनक। रदनक माने इनका काम है चीर फाड़ करना। जो भोजन को करते हैं उनको ये क्या करते हैं? चीड़ फाड़ कर देते हैं। उसके बाद 2 दांत इस साइड में, 2 दांत उस साइड में, यानी 4 दांत। 4 दांत होते हैं, उनको कहा जाता है अग्र चवर्णक। अग्र चवर्णक माने जो भोजन की कुटाई पिचाई करते हैं, भोजन को चबाते हैं, कूट पीस के छोटा छोटा कर देते हैं। और सबसे अंतिम में 2 दांत इधर, 2 दांत उधर, जो 4 दांत होते हैं वो क्या काम करते हैं? उनका नाम है चवर्णक, और उनका काम है भोजन को कूटना पीसना और मिक्सचर करना। जीभ का भी काम है मिक्सचर करना, और इन दांतों का भी काम है मिक्सचर करना। और ये जो दांत होते हैं दोनों, इनको ये बाद में निकलते हैं। इनको बोला जाता है विजडम टीथ। इनको बोला जाता है विजडम टीथ। ये 4 दांत होते हैं। विजडम टीथ माने अवशेषी दंत। ये प्रौढ़ावस्था में 20-21 साल के बाद निकलते हैं, और जब ये निकलते हैं तो आपको बुखार उखार सब आ जाता है। ये बहुत अंतिम में निकलते हैं, इनका शरीर में कोई काम नहीं होता है। अब ये बताइए, 20-21 साल की अवस्था में जब ये दांत निकलते हैं तो क्या उसके पहले आप भोजन नहीं कर पाते हैं? कर पाते हैं, अच्छे से कर पाते हैं। लेकिन 20-21 साल के बाद जब ये दांत निकलते हैं दोनों, उसके बाद भी कर पाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इन दो इधर 2 इधर, इन 4 दांतों का हमारे शरीर में कोई काम नहीं है, लेकिन वो अवशेषी दांत के रूप में हमारे जबड़े में उपस्थित रहते हैं। ठीक, अब आइए दांत के देखें। दांत, जो एक दांत होता है वो 3 पार्ट में बटा होता है। सबसे ऊपर वाले को क्राउन बोलते हैं, सबसे ऊपर वाले को क्राउन बोलते हैं, और बीच वाले को ग्रीवा बोलते हैं, और
सबसे नीचे वाले को जो मांस में धंसा रहता है उसको रूट बोलते हैं, जड़। और जो रूट होता है वहीं पर एक क्या होता है, मध्य गुहा होता है, जिसको पल्प कैविटी बोला जाता है। और पल्प कैविटी में क्या होता है, कैपिलरीज होती हैं, जो पतली पतली कोशिकाएं होती हैं, कैपिलरीज जिसको बोला जाता है, वो कहाँ होती हैं, दांत में, मध्य गुहा में। और उन्हीं के द्वारा हमारे दांतों तक कैल्शियम वगैरह पहुंचाया जाता है। ठीक। उसके बाद दांत में ये जो ऊपर वाला भाग जो दिखाई दे रहा है चमकीला सा, उसके अंदर जो होते हैं उनको दंतस्थि बोला जाता है, डेंटाइन बोला जाता है। और ये किसके बने होते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम फास्फेट के बने होते हैं। ठीक। लेकिन ऊपर वाले जो ये चमक रहे हैं, इनका क्या नाम है, इनामेल। इनका क्या नाम है, इनामेल। और ये किसके बने होते हैं, कैल्शियम इनामेलिन के बने होते हैं। और उसमें लवण और प्रोटीन भी होते हैं। और यह पूरे शरीर का सबसे कठोर भाग होता है। इनेमल जो होता है वो हमारे शरीर का सबसे कठोर भाग होता है। कठोर क्यों होता है, क्योंकि उसमें जल नहीं होता। और ये जो दांत होते हैं यानी उसके अंदर के, इसमें कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम फास्फेट तो होते ही हैं, लेकिन उसमें जल भी होते हैं, इसलिए वो इतना कठोर नहीं होते हैं जितना कि हमारा इनेमल होता है। ठीक। उसके बाद इनका काम तो हो गया, दांतों का, वो भोजन को पीट कूच करके सही कर दिए। उसके बाद काम आता है जीभ का। जीभ क्या करता है, भोजन को मिला जुला करके सान देता है। किससे, लार से, सलाइवा से। सर, दंतसूत्र क्या होता है? अच्छा ठीक है बता दे रहे हैं, तो भूल ही गया था। हाँ तो देखिए, दंत सूत्र कभी कभी पूछ देता है। ये जो दंत के प्रकार होते हैं 4, कृंतक, रदंतक, अग्रचर्वणक और चर्वणक। तो आधे पर से दो क्या होते हैं, कृंतक और एक रदनक और 2 अग्रचर्वणक और 3 चर्वणक। तो कुल मिला के हुए 8, दाएं 8, बाएं 8, 16 ऊपर और 16 नीचे। ये इसका सूत्र होता है। और एक चीज और देख लीजिए, जिस विषय के अंतर्गत हम दांतों का अध्ययन करते हैं उसको डेंटोलॉजी बोलते हैं। और जो चिकित्सक दांतों का इलाज करता है उसको क्या कहते हैं, डेंटिस्ट कहते हैं। ठीक। अब हम देखेंगे कुछ क्वेश्चन, कुछ प्रश्न जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, वो हम देखेंगे। जैसे अभी हम पूछ दें कि शरीर का सबसे कठोर भाग कौन सा होता है, तो इनामेल होता है। कृंतक नीचे और ऊपर दोनों मिला के कितने होते हैं, तो 8 होते हैं। रदनक नीचे और ऊपर मिला के कितने होते हैं, 4 होते हैं।
अग्र चौराड़क नीचे और ऊपर मिला के कितने होते हैं? 8 होते हैं। और चौराड़क नीचे और ऊपर मिला के कितने होते हैं? 12 होते हैं। इस प्रकार कुल मिलाकर के 32 होते हैं। ठीक। अब कोई प्रश्न तो छूट नहीं रहा है। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। अब देखेंगे जीभ को। जीभ, टंग। जीभ का क्या काम है? तो जीभ मस्कुलर होता है, यानी मांस का बना होता है। और जीभ एक संवेदी अंग है जो क्या करता है? सूचना देता है। किसका सूचना देता है? स्वाद का। स्वाद को बताता है। लेकिन स्वाद को कैसे बताता है? ये जीभ के ऊपर ये छोटे छोटे जो कलिकाएं बनी होती हैं, छोटे छोटे जो कलिकाएं बनी होती हैं, इनको पैपली या स्वाद कलिकाएं बोला जाता है। ठीक। पैपली या स्वाद कलिकाएं बोला जाता है, जिसको अंग्रेजी में टेस्टिंग बड कहते हैं। ठीक। अब ये स्वाद कलिकाएं तरह तरह के स्वाद के आधार पर भी इनका बंटवारा किया गया है। ये जीभ के सबसे अग्रभाग में, जीभ के सबसे अग्रभाग में जो स्वाद कलिकाएं बनी हुई हैं, वो कैसे स्वाद को बताती हैं? मीठे मीठे स्वाद को बताती हैं। उसके ऊपर, इसके थोड़ा ठीक पीछे, इसके थोड़ा ठीक पीछे, यहां देख लीजिए, दोनों तरफ ये नमकीन स्वाद को बताती है। उसके पीछे वाले, यहां ठीक बीच में जो स्वाद कलिकाएं होते हैं, वो खट्टे को बताती हैं। और उनके पीछे, इनके पीछे जो स्वाद कलिकाएं होती हैं, वे तीखे को बताती हैं। और सबसे पीछे अंतिम में जो स्वाद कलिकाएं बनी होती हैं, वो किसको बताती हैं? उनको कहते हैं ओनियन, गार्लिक या जिंजर टेस्टिंग बड। वो सबसे अंतिम में होती हैं। इसलिए जब प्याज, लहसुन और जिंजर जब हम खाते हैं, तो उसका तीखापन कब लगता है? अंतिम में लगता है, बाद में लगता है। ठीक। तो स्वाद के आधार पर जीभ को इस तरह से बांटा गया है। जीभ एक संवेदी अंग है। उसके बाद हम देखेंगे जीभ भोजन को सानता है, मिलाता है। तो भोजन में क्या मिलाता है? तो लार मिलाता है। क्या मिलाता है? लार मिलाता है, जिसको हम सलाइवा भी कहते हैं। ठीक। अब लार बनता कहां है? लार बनता कहां है? तो जीभ के पीछे, जीभ के पीछे लार ग्रंथि होती है, जिसमें लार का निर्माण होता है। और लार के जो छिद्र होते हैं, वो कितने छिद्र होते हैं? 3 जोड़े, जो दांत के ऊपर 2 खुलते हैं, सॉरी, जीभ के 2 नीचे खुलते हैं, 2 ऊपर खुलते हैं। और जो 2 छिद्र जो होते हैं, वो लास्ट वाला जो दांत होता है, चवर्णक लास्ट वाला, उसके पीछे खुलते हैं। इस प्रकार से 3 जोड़ी छिद्र हमारे लार को भेजते हैं। 24 घंटे में कितना लार बनता है? एक व्यक्ति के मुंह में 24 घंटे में लगभग 1.5 लीटर लार बनता है।
अब लार हमारे भोजन पचाने में कैसे सहयोग करता है? तो लार में कुछ स्लाइवरी एंजाइम पाए जाते हैं। कितने तरह के एंजाइम पाए जाते हैं? 2 तरह के एंजाइम पाए जाते हैं। पहले को हम बोलते हैं लाइसोसोम और दूसरे को बोलते हैं टाइलिन एमाइलेज। लाइसोसोम का काम क्या है? लाइसोसोम का काम है, यहां देखिए लाइसोसोम का काम है एंटीबैक्टीरियल, यानी सूक्ष्म जीवों को मार देना। भोजन जब हम करते हैं तो हमारे भोजन के साथ तमाम हानिकारक जीवाणु भी पहुंच जाते हैं, अंदर पहुंच जाते हैं। तो उनको मारने का काम कौन करता है? लाइसोसोम करता है। भोजन को सड़ने से बचाता भी है और सूक्ष्म जीवाणुओं को नष्ट भी करता है। उसके बाद दूसरा जो होता है टाइलिन एमाइलेज। टाइलिन एमाइलेज का काम है कार्बोहाइड्रेट, यानी ये वाला हमारे भोजन का जो ये वाला भाग है, कार्बोहाइड्रेट वाला भाग है, उसको यानी मंड को किसमें बदल देना? माल्टोज में बदल देना। और माल्टोज को किसमें बदल देना? शर्करा में, यानी ग्लूकोज में बदल देना। ठीक, तो ये काम होता है हमारे लार में। और कार्बोहाइड्रेट का पाचन कितना % हमारे मुंह में हो जाता है? 70%। 70% कार्बोहाइड्रेट का पाचन हमारे मुंह में ही हो जाता है। उसके बाद भोजन कहां आता है? उसके बाद भोजन कहां आता है? ओसोफेगस, यानी ग्रास नली में, यानी फूड पाइप में, यानी भोजन वाली नलिका में, इसमें आ जाता है। और इसका काम क्या है? इसका काम क्या है? इसका काम है भोजन को स्टमक तक पहुंचाना। और इसमें एक गति होता है जिसको कर्माकुंचन यानी पेरिस्टोलसिस बोलते हैं। पेरिस्टोलसिस, कर्माकुंचन मतलब जैसे ये नली है, नली में भोजन है, उसको दबाते हैं, आगे सरक गया, फिर दबाए फिर आगे सरक गया, फिर दबाए फिर आगे सरक गया। इस तरह से भोजन सरकता है। लेकिन यहां मुख गुहा में एक तो मुख गुहा में एक पट्टी पाया जाता है। उसका काम है भोजन को जब हम निगलते हैं तो सांस वाली नली पर ऐसे जाके बैठ जाता है और भोजन हमारा ओसोफेगस यानी ग्रास नली में पहुंच जाता है। इस प्रकार से हमारे श्वास वाली नली में भोजन नहीं जा पाता है और उसका नाम है एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस कहीं परीक्षा में पूछ दे कि उस पट्टी का नाम क्या है जो भोजन को सांस वाली नली में जाने से बचाता है, तो उत्तर क्या होगा? एपिग्लोटिस। ठीक, फिर पूछ सकता है कि ग्रास नली में कौन सी क्रिया होती है, तो कर्माकुंचन की क्रिया होती है, जिसके कारण हमारा भोजन सरकता है और सरक करके कहां आता है? स्टमक में, अमाशय में। ठीक, अब इसकी लंबाई, ओसोफेगस यानी ग्रास नली की लंबाई कितनी होती है? लगभग 25 सेंटीमीटर। और ये भी मांसपेशी ही होती है, यानी मांसपेशी की बनी होती है। ठीक, इसके बाद भोजन हमारा कहां आ गया? स्टमक में, अमाशय में भोजन आ गया। अब हम देखेंगे अमाशय को। अब ये वाला जो है
भाग, ये वाला, इसकी लंबाई लगभग 30 सेंटीमीटर होती है। ये स्टमक की लंबाई लगभग 30 सेंटीमीटर होती है और भोजन इसमें 3 से 4 घंटे तक रहता है। हमारे स्टमक में भोजन 3 से 4 घंटे रहता है। ये कौन सा काम करता है? एक चीज और देख लीजिए, यहां मुख गुहा में कुछ हमारे भोजन का पाचन हुआ। किसका हुआ? कार्बोहाइड्रेट का 70%, लेकिन 30% नहीं हुआ है। उसके बाद किसका नहीं हुआ? पूछ सकता है कि हमारे मुख गुहा में किसका पाचन नहीं होता है, तो उत्तर क्या होगा? प्रोटीन और वसा का पाचन नहीं हुआ है। कहां? मुख गुहा में। यानी प्रोटीन और वसा कहां आ गया? हमारे स्टमक में। ठीक। अब हमारे स्टमक में जो भोजन आ गया उसको पचाने के लिए अब यहां भी कुछ रस की जरूरत पड़ती है। तो वह रस जो जठर में ही बनता है, जो पेट में ही बनता है, उसको जठर रस बोलते हैं। और जो जठर रस बनता है उस ग्लैंड्स को क्या बोलते हैं? जठर ग्रंथि बोलते हैं। और वो कहां होता है? यहां होता है, जठर ग्रंथि यहां होता है। इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है जठर रस का निर्माण करना। हमारी जो जठर ग्रंथि होती है इसका काम क्या है? जठर रस का निर्माण करना। जठर रस में क्या क्या पाया जाता है? जठर रस में क्या क्या पाया जाता है? म्यूकस सेल्स, म्यूकस कोशिकाएं, अम्ल कोशिकाएं और इंजाइम, 4 चीज का निर्माण होता है। कहां? जठर ग्रंथि में। तो ये म्यूकस कोशिकाएं जो बनती हैं, जो म्यूकस कोशिकाएं होती हैं वो म्यूकस का निर्माण करती हैं। और म्यूकस का काम क्या है? एक झिल्ली बना करके हमारे अमाशय के दीवारों को बचाना, हमारे अमाशय के दीवारों का सुरक्षा करना। किससे सुरक्षा करना? HCl, जो HCl होता है, अम्लजन कोशिकाएं, यही जठर ग्रंथि बनाती हैं। जो अम्ल बनाती है उस अम्ल का क्या नाम है? HCl, अम्लजन कोशिकाएं। ऑक्जेंटिक सेल्स भी उनको कहते हैं, जिसको हम अपने भाषा में तेजाब बोल सकते हैं। वो इतना अम्लीय होता है, इतना तेज होता है। उसका पीएच मान कितना होता है? उसका पीएच मान 1.5 से 1.8 तक होता है। मतलब उसका पीएच मान बहुत ज्यादा होता है। और वो अगर कहीं गिर जाए आपके शरीर पर या ये हाथ पर ही गिर जाए तो क्या कर देगा? जला देगा। वो क्या करेगा? जला देगा। और उसका काम क्या है? भोजन में आए हुए सूक्ष्म जीवाणुओं को मार डालना। अब आप कहेंगे कि सूक्ष्म जीवाणु तो मुख गुहा में ही मर गए थे। हाँ, मर गए थे, लेकिन जो बहुत स्ट्रांग थे वो नहीं मरे थे। वो भोजन के साथ कहां आ गए? स्टमक में आ गए। तो इनको मारने का काम कौन करेगा? हमारा HCl करेगा।
हाइड्रोक्लोरिक अम्ल करेगा। ठीक, उसके बाद दो एंजाइम बनते हैं। कौन कौन से एंजाइम बनते हैं? कौन कौन से एंजाइम बनते हैं? पेप्सिन और रेनिन। हमारे जठर ग्रंथि में दो एंजाइम बनते हैं जिनका नाम है पेप्सिन और रेनिन, और जो इनका निर्माण करती हैं उन कोशिकाओं को कहा जाता है जाइमोजिन सेल्स, यानी जाइमोजिन कोशिकाएं। ठीक, ये जो पेप्सिन होता है वो हमारे पेट में किस रूप में पाया जाता है? पेप्सिनोजन के रूप में, यानी निष्क्रिय अवस्था में पाया जाता है। लेकिन यह HCl ही है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ही है, जिसको सक्रिय कर देता है, यानी वो भी अपना काम शुरू कर देते हैं। इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो पेप्सिन होता है वो किसका पाचन करता है? पेप्सिन किसको तोड़ता है? प्रोटीन को तोड़ डालता है। प्रोटीन का जो चेन होता है उसको तोड़ देता है और उसको किस में बदल देता है? पेप्टोन में बदल देता है। पहला, ये किसका काम है? पेप्सिन का। दूसरा है रेनिन। रेनिन का काम क्या है? दूध को पचा करके किसमें बदल देता है? दही में। और ये दूध में ये जो सफेद रंग पाया जाता है उसको क्या कहते हैं? केसिन बोलते हैं। ठीक, अब यहां प्रश्न उठ सकता है कि हमारे उदर में किसका पाचन नहीं हुआ? कार्बोहाइड्रेट का पाचन 70% कहां हुआ था? मुख गुहा में। 30% बचा, लेकिन यह 30% हमारे जठर में इसका पाचन नहीं हुआ। पाचन किसका हुआ? तो इसका प्रोटीन का। ठीक, अब हमारा 30% जो कार्बोहाइड्रेट बचा है और वसा बचा है, तो प्रश्न अगर पूछ दे कि हमारे स्टमक में किसका पाचन नहीं होता है, तो कार्बोहाइड्रेट, जो बचा हुआ कार्बोहाइड्रेट है 30%, और वसा का पाचन नहीं हुआ। ठीक, अब एक बार हम सरसरी निगाह से देख लेते हैं। जो हमारा ग्रास नली भोजन पहुंचाता है स्टमक में, लेकिन जहां ये ओसोफेगस यानी ग्रास नली और अमाशय का जहां ज्वाइंट होता है वहां एक वाल्व पाया जाता है जिसका नाम है ओसोफेगल स्फिंक्टर। इसका काम क्या है कि अमाशय में पचे हुए भोजन को उल्टा ऊपर जाने नहीं देता है। ठीक, इसके बाद हम देखते हैं ये जो म्यूकस सेल्स होता है, ये क्या काम करता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को निष्क्रिय कर देता है, एक क्या बना करके, एक लेयर बना करके, जो हमारे अमाशय की दीवारों को नुकसान
न पहुंचा नहीं पाए। बस यही काम होता है। उसके बाद फिर हम देख लेते हैं जीभ हमारा क्यों लटकता नहीं है। कुत्ते का जीभ नीचे लटक जाता है, लेकिन हमारा जीभ नीचे नहीं लटकता है। क्यों? क्योंकि हमारा जीभ जो होता है वो एक हड्डी से बंधा होता है, और उस हड्डी का नाम क्या है? हाइयोइड बोन। ठीक, पूछ सकता है किस हड्डी की वजह से हमारा जीभ लटकने नहीं पाता है, तो उत्तर क्या होगा? हाइयोइड बोन। अब जो अर्धपचित भोजन, भोजन का अधिकांश भाग पच चुका है, अब बचा है 30% कार्बोहाइड्रेट और वसा, तो ये कहां पचेगा? ये छोटी आंत में पचेगा। और इतना पचा हुआ भोजन जो छोटी आंत में आने के लिए तैयार हो जाता है, उसको क्या कहते हैं? काइम। उसको बायोलॉजिकल भाषा में काइम बोला जाता है। इसके बाद भोजन हमारा छोटी आंत में आएगा। अब यहीं से इस भाग को हम कल देखेंगे, ठीक है? बाकी जितना पढ़ा दिया उतना आप लोग पढ़िए, याद करिए। धन्यवाद।